हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग। तो पिछली क्लास में हम लोग क्लास 8 का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, द रिसोर्सेस। ओके, तो हमने पिछली क्लास में देखा रिसोर्सेस से आप क्या समझते हैं और कोई भी चीज़ हमारी रिसोर्स कैसे बनती है। ओके, और हमने ये भी देखा कि हर रिसोर्स की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि नीड अलग अलग तरीके की होती हैं। तो जो भी रिसोर्स जिस प्रकार से है उसकी वैल्यू अलग है। ओके, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कोई चीज़ जैसे कि मेटल है, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है, ठीक। और दादी माँ की जो मेडिकल रेमेडीज़ हैं उसकी जो इकोनॉमिक वैल्यू है आज नहीं है, लेकिन अगर आगे चल के पेटेंटेड हो जाता है, वो यूज़ में आती है, उसके ऊपर किसी का एक एक्सक्लूसिव राइट, मतलब वो किसी पर्टिकुलर पर्सन का माना जाता है, हाँ, और एक मेडिकल फर्म उसको बेचती है फिर, तो वो पेटेंटेड कहलाता है, तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका कोई भी आर्थिक मूल्य नहीं होता है, जो कि हम अपने मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए, रिलैक्सेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक। फिर हमने देखा था कि रिसोर्सेज 3 प्रकार के होते हैं, एक आपका नेचुरल, फिर आपका ह्यूमन मेड, फिर आपका ह्यूमन। ओके, तो नेचुरल रिसोर्सेज को हमने देखा था कि इसमें आपकी हवा है, पानी है, मिट्टी है, मिनरल्स हैं, खनिज, और इनको या तो हम डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं या फिर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से, जिस प्रकार से जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है, हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जाती है, हम और बेहतर टेक्नोलॉजी लगाते हैं उसमें। टेक्नोलॉजी क्या होता है भाई, कोई भी ज्ञान का स्तर जब और ज़्यादा ऊंचा हो जाता है, बढ़ जाता है, इंटेलिजेंस लेवल बढ़ जाती है और हमारे स्किल और डेवलप हो जाते हैं, तो उसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक, किसी चीज़ की टेक्निक बढ़ जाती है, अच्छी हो जाती है, तो उसका इस्तेमाल करके हम लोगों ने नए नए इन्वेंशंस किए, डिस्कवरीज की, तो इससे हमारी जो आवश्यकताएं थी और बेहतर तरीके से पूरी होती हैं। ओके, तो फिर उसके बाद हमने देखा कि हमने नेचुरल रिसोर्सेज को किस प्रकार से क्लासीफाई किया, किस बेस पे। तो हमने 4 लेवल देखे थे, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट इन यूज, देन इट्स ओरिजिन, द स्टॉक एंड द डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो पिछली बार हमने थोड़ा सा समझा था इसको, लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़ को, और आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। ओके, तो ऑन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़ का मतलब ये होता है कि कोई भी रिसोर्स है आपका, वो किस प्रकार से उसका विकास हुआ और किस प्रकार से हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें आपकी 2 क्लासिफिकेशन आती हैं, ऑन द बेस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़ को भी हमने फर्दर क्लासीफाई किया है एक्चुअल और पोटेंशियल में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्चुअल रिसोर्स, मतलब इससे आप क्या समझते हैं, हुज क्वांटिटी इज नोन, जिसकी मात्रा का हमको पता है, ये रिसोर्स हमारे पास कितनी मात्रा में है। ओके, और दूसरी चीज़ हमने देखी थी कि वी आर यूजिंग इट इन द प्रेजेंट, हम अपने वर्तमान काल में इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअल रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज होते हैं जिनकी मात्रा का हमको पता है और हम इनको आज के वक्त में यूज़ कर रहे हैं। तो इनका एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, तो इसमें हमने पहला एग्जाम्पल दिया था आपको, द रिच कोल डिपॉजिट्स फाउंड इन रू रीजन इन द जर्मनी। ठीक है, कोल के बहुत ही बड़े भंडार पाए जाते हैं जर्मनी के रू रीजन में। ठीक है, और ये रूर जो है जर्मनी का एक अर्बन एरिया है। हमारे इंडिया में भी एक रूर है जिसको कहा जाता है रूर ऑफ इंडिया, क्या आपको पता है जी। हमारे देश में छोटा नागपुर प्लेट्यू को रूर ऑफ इंडिया का कहा जाता है, क्योंकि ये भी खनिज में बहुत ज़्यादा रिच है, क्योंकि यहाँ भी आपकी आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, जो कि आपका झारखंड जैसे स्टेट के साथ लगा हुआ है। ओके, तो इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, रूर ऑफ इंडिया। और ये जो रूर है आपका जर्मनी में, ये आयरन और कोल डिपॉजिट्स में बहुत ज़्यादा रिच है। ओके, और दूसरा एग्जांपल है पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया। अब वेस्ट एशिया माने इसमें बहुत से देश आते हैं, तकरीबन वेस्ट एशिया 12 देश हैं। इसमें आपका जैसे ओमान है, सऊदी अरेबिया है, जॉर्डन है, और ऐसे बहुत से देश हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पेट्रोलियम की मात्रा बहुत ज़्यादा है, ये सब बहुत रिच हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिपॉजिट पाई जाती है इन देशों में। ओके, फिर हमने देखा डार्क सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, महाराष्ट्र। ये तो आपको पता ही है, महाराष्ट्र हमारे देश का स्टेट है। ठीक है, तो अब इसको डेक्कन प्लेट्यू में ब्लैक सॉइल पाई जाती है, काली मिट्टी। तो मिट्टी काली क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्केनिक एरप्शन से, ज्वालामुखी के फटने के कारण लगातार एक वक्त में जो लावा था वो बहता गया था।
ठीक है। तो लगातार लावा के प्रवाह से जो है ये पूरा का पूरा प्लेट्यू फॉर्म हो गया। ठीक, तो इसको हमने नाम दिया डेक्कन प्लेट्यू। और यही कारण है कि यहाँ की मिट्टी काली होती है। और आपको तो पता होगा ब्लैक सॉइल किसके लिए फेमस है? इट इज रिच इन ग्रोइंग कॉटन, राइट। क्या ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज होगी। ओके, तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है जो कि हम एक्चुअल रिसोर्सेस में डाल सकते हैं। ओके, coal deposits in rural region of Germany, petroleum in West Asia, dark soil of Deccan Plateau, महाराष्ट्र। क्लियर। अब हम देखते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज को। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होती है जिनकी क्वांटिटी हमको पता नहीं है। We don't know its actual quantity, how much it is present, okay, and that too we are not using it now. हम लोग इसको अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम लोग इसको कब इस्तेमाल कर सकते हैं? May be used in future। ठीक है, यहाँ पे लगाए हुए may, हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी हमको नहीं मालूम है, लेकिन हमको इतना ज्ञान हुआ है कि हाँ ये एक रिसोर्स है जो यहाँ पे इस जगह पे है, क्योंकि साइंटिस्ट ने ऐसा पता लगाया है कि ये रिसोर्स यहाँ पे है, लेकिन कितनी है हमको नहीं पता। और आगे हम संभावना इस बात की जताते हैं कि हो सकता है आगे हम इसका इस्तेमाल कर सकें। ओके, तो इससे पहला एग्जाम्पल इसने दिया है यूरेनियम इन लद्दाख। ठीक, आप सबको पता है यूरेनियम क्या है? एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, केमिकल एलिमेंट है, ठीक है। और ये बहुत डेंजरस भी होता है अगर हम गलत तरीके से इसको इस्तेमाल करें, है ना। इसको अगर हम इनहेल कर लेंगे या खा लेंगे, गलती से अगर इंजेस्ट हो जाएगा तो ये बहुत ही डेंजरस है, हमको कैंसर कर सकता है, किडनी हमारा फेलियर हो सकता है। ठीक, और इसका मेजर यूज़ क्या है? इसे न्यूक्लियर स्टेशंस में न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ओके, तो ये यूरेनियम जो है ये इसके बहुत ही रिच डिपॉजिट लद्दाख में पाए गए हैं। ठीक, लद्दाख क्या है? लद्दाख हमारे इंडिया का बहुत ही एक ठंडा प्रदेश माना जाता है, बहुत ही कोल्डेस्ट रीजन है, इसलिए हम लोग इसको और क्या कहते हैं? कोल्ड डेजर्ट, राइट। और लद्दाख का मतलब पता है आप लोगों को? लद्दाख क्या होता है? ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा जान लेते हैं हम लोग। लद्दाख क्या है? लैंड ऑफ पासिस भी कहा जाता है इसको। ओके, लैंड ऑफ पासिस, लद्दाख। ठीक, ला का मतलब पासिस और ध का मतलब न्यूमरस, यानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पासिस पाए जाते हैं। पासिस क्या? दो पहाड़ों के बीच का रास्ता। ठीक है, तो ये आपका लद्दाख है। तो यहाँ इस लद्दाख में यूरेनियम के रिच डिपॉजिट पाए गए हैं और हमको इसकी मात्रा नहीं पता है, लेकिन हम इस बात की संभावना जताते हैं कि आगे अगर हमारी टेक्नोलॉजी और विकसित हो गई, अगर हम कैपेबल हुए, तो फिर हम इसका उपयोग आगे भविष्य में कर पाएंगे। ओके, फिर इसी प्रकार से आपका हवा। हवा पहले क्या थी? वही एक प्राकृतिक रिसोर्स थी, इसको बहुत ही हम कॉमन तरीके से इस्तेमाल करते थे, है ना। हम सांस लेते थे हवा में, तो उस वक्त उस टाइम में हवा क्या थी? एक पोटेंशियल रिसोर्स था। ठीक, क्यों? क्योंकि हमको नहीं पता था कि आगे चल के हम इसका इस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आज के टाइम में क्या हो गई? ये एक्चुअल रिसोर्स हो गया। क्यों? क्योंकि आज हम लोग विंड मिल के जरिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से और रिसोर्सेस भी हैं। ठीक, और आपका जो नीदरलैंड है वो आपका विंड मिल का सबसे बड़ा क्लस्टर माना जाता है। ओके, और हमारे देश में तमिलनाडु में कौन सी जगह है? नागरकोइल। ठीक है, ये जो नागरकोइल है ये जगह तमिलनाडु में, ये विंड मिल के लिए बहुत फेमस है। ओके, एंड इन गुजरात ऑल्सो। ओके, तो ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपके पोटेंशियल रिसोर्सेस के आते हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं ओरिजिन, ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन, यानी उनकी उत्पत्ति, रिसोर्सेज की उत्पत्ति कैसे। ठीक, तो इसमें आपकी दो क्लासिफिकेशन आएगी, एक बायोटिक और एक अबायोटिक। तो बायोटिक का मतलब क्या होता है? बायोटिक मीन्स लिविंग थिंग्स और अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स। तो बायोटिक में कौन कौन आते हैं? आपके प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ठीक है, ये भी एक रिसोर्सेस हैं जिनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक, प्लांट्स को हम लोग खाते हैं, ठीक, एनिमल्स भी जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो उनको खाते हैं और भी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हर तरीके से यूज़ होता है प्लांट्स एनिमल्स का, मेडिसिनल भी है, ठीक, और बाकी यूजेस भी हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे बायोटिक रिसोर्सेस हो गए। और ये हो गए अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, इसमें हो गया आपका सॉइल, रॉक, मिनरल्स और भी बहुत चीज़ें हैं, ठीक, जिनका हम लोग रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो ऑरिजिन के बेस पे हमने दो क्लासिफिकेशन दिया, बायोटिक एंड अबायोटिक, दैट इज लिविंग एंड नॉन लिविंग, राइट। फिर हम लोग चलते हैं स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या होता है? उसकी अवेलेबिलिटी। स्टॉक
यानी कितनी मात्रा में है हमारे पास, ठीक है, कब तक रहेगा। होता है ना, हमारे घर में मम्मा आपकी कुछ चीज़ स्टोर करती है, उसका स्टॉक कितना है, कितना है, अभी हमें खरीदना है कि नहीं खरीदना है, कितना बाकी है, ठीक, तो उसे हम लोग कहते हैं स्टॉक। तो इसमें आपकी दो क्लासिफिकेशन आती है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। अब ये दो नए शब्द हैं आपके लिए, तो हम इसका मतलब समझेंगे। व्हाट डू मीन बाय दिस। रिन्यूएबल का मतलब होता है द रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच गेट्स रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली, यानी ये वो रिसोर्स हैं, वे संसाधन हैं जिनका हमने अगर एक बार उपयोग कर लिया तो ये हमको बहुत जल्दी दोबारा मिल जाते हैं या इनकी भरपाई दोबारा हो जाती है। ओके, तो इसे हम लोग कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स एंड दे आर अनलिमिटेड, यानी ये हमारे पास बहुत ज़्यादा है, इनकी कोई सीमा नहीं है। तो आप समझ सकते हैं ऐसी कौन सी रिसोर्स है नेचुरल जो हमारे पास रिन्यूएबल है, अनलिमिटेड है। जी हाँ, हवा और आपकी सूर्य की रोशनी, ठीक है, सोलर एनर्जी एंड योर विंड एनर्जी। ये दो रिसोर्सेस हमारे पास ऐसे हैं जिनकी मात्रा कितनी है इसकी कोई सीमा नहीं है। आप कितना भी इसका इस्तेमाल कीजिए, कभी अभी के हमारे ज्ञान के मुताबिक ये आगे ख़त्म नहीं होंगे, हमारे पास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इस प्रकार से हम वाटर को भी ले सकते हैं या सॉइल को भी ले सकते हैं, लेकिन वाटर और सॉइल में हमको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने इनका गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो फिर ये समय लेंगे, ठीक है, ये ख़त्म हो सकते हैं। ओके, तो इसमें हम देखेंगे केयरलेस यूज़, यानी लापरवाही से अगर आप इन संसाधनों का उपयोग करेंगे, इट मे अफेक्ट द स्टॉक, ठीक है, इनका जो स्टॉक है, इनका जो भंडार है, इस पे ही फर्क डाल सकता है अगर आपने इनका उपयोग सोच समझ के नहीं किया। जैसे आपकी मिट्टी है, ठीक है, तो मिट्टी को भी अगर हम एरोजन से नहीं बचाएंगे, अगर हमने बहुत ज़्यादा मात्रा में, जिस प्रकार से आज हम जंगल के जंगल काटते चले जा रहे हैं, है ना, आज हमारे कितने जंगल कट जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम इसी प्रकार से जंगल काटते रहे तो हमको आगे चल के बाढ़ की समस्या बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि अगर आपके जंगल कट गए तो मिट्टी आपकी खुल जाएगी, बहुत तेज़ हवा में या बहुत तेज़ पानी में वो बहुत जल्दी एरोड हो जाएगी, ठीक है। तो इस एरोजन से क्या होता है, हमारी मिट्टी की जो न्यूट्रिएंट वाली परत है वो साफ़ हो जाती है, तो इससे ज़मीन आपकी बंजर हो जाएगी, ठीक। फिर आपके फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट भी आपके लिए एक रिसोर्स है, फॉरेस्ट आपके लिए कितनी धनी संपदा है आप भी जानते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट हमारे लिए एक खजाने से कम नहीं है। तो हम जिस प्रकार से जंगल काट रहे हैं तो ये भी हमारे लिए फिर आगे चल के दिक्कत क्रिएट करेंगे। कितने एनिमल्स हैं, प्लैनेट्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, उनके घर हम लोगों ने छीन लिए। कितने पौधों की मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, ठीक, तो हम जंगल काटते हैं तो वो भी चली जाती है। ओके, फिर हमने देखा वाटर, वैसे तो हम लोग पढ़ते हैं कि वाटर की जो क्वांटिटी है वो हमारे पृथ्वी पे एक समान है, कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि आपकी जो वाटर साइकिल है, आपका जितना पानी जाता है उतना वापस आ जाता है ना, ये इतना ही घूमता रहता है, पानी कभी भी कम नहीं होता। लेकिन अगर आप गलत तरीके से पानी का इस्तेमाल करेंगे, उसको अननेसेसरी बहा देंगे, तो उस वक्त पे जब आपको पानी की ज़रूरत है तभी आपको कम पड़ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए कुछ संसाधन ऐसे हैं जिनका हमको सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे तो ये जल्दी रिन्यू हो जाते हैं, ये अनलिमिटेड भी हैं, उसके बाद भी कुछ संसाधन हैं जिनका केयरलेस यूज़ हमको नहीं करना चाहिए, इट मे अफेक्ट द स्टॉक। ओके, अब हम लोग आते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अभी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है, द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच वंस एग्जॉस्टेड टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू गेट रिन्यूड, ठीक है। अब ये वो संसाधन है, अगर हमने इसको केयरलेसली उपयोग किया तो इनको दोबारा बनने में हज़ारों साल लग जाएंगे। तो ऐसा कौन सा रिसोर्स हो सकता है, यस, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, क्योंकि आपको भी पता है कोल पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। लाखों वर्ष पहले, हज़ारों वर्ष पहले आपके जो पेड़ पौधे हैं या जानवर हैं जो भी मर के अंदर सड़ गल जाते हैं, दब जाते हैं, ठीक है, उसके बाद जो भी आपके जंगल के पेड़ होते हैं या जो भी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में अंदर मिट्टी के दबी रह जाती हैं, धीरे 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 वही फॉसिल्स बन जाते हैं, ठीक है। और यही फॉसिल्स फिर आगे चल के हमको कोल और पेट्रोलियम के रूप में मिलते हैं, राइट।
तो जितना हमारे जीवन की एक सीमा नहीं है, यानी अगर जितना हमारा जीवन है उससे कहीं ज़्यादा दुगना तिगुना समय लोगों को बनने में लग जाता है। तो अगर हमने सोच समझ इनका इस्तेमाल नहीं किया तो ये हमको दोबारा नहीं मिलेंगे, और हमने जो किया उसके बाद जो हमारी आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए हम ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ओके, इसीलिए कहा जाता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इनके बनने में हज़ारों साल लगते हैं। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको, कोल एंड पेट्रोलियम, राइट। अब हम देखते हैं फोर्थ लेवल, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये किस प्रकार से बटा हुआ है। ठीक है, तो इसमें दो क्लासिफिकेशन है, वन इज योर यूबिक्विटस, अनदर इज योर लोकलाइज्ड। देखिए नाम से ही लोकल, ठीक है, लोकल मतलब वहाँ की लोकल अवस्था, यानी जहाँ एक पर्टिकुलर जगह पे मिलता है। ठीक है, यूबिक्विटस मानी, यूबिक्विटस का मतलब होता है फाउंड एवरीवेयर, हर जगह उपलब्ध है, जैसे कि आपकी हवा, ये एक यूबिक्विटस रिसोर्स है, क्योंकि हमको इसे कहीं भी लेने नहीं जाना पड़ता, ना इसके बनने का समय है ना इसके ख़त्म होने का समय, कंटिन्यूस रहती है, ये हमेशा रहती है, अनलिमिटेड है और हर जगह है, इसलिए यूबिक्विटस रिसोर्स है हवा। ओके, और अगर हम लोकलाइज्ड पे आते हैं तो लोकलाइज्ड का मतलब होता है विच इज़ फाउंड इन सर्टन प्लेसेस। सर्टन मतलब कुछ ही जगह पे वो मिलता है हमको, सब तरफ नहीं मिलता है, जैसे कि हमारे खनिज हो गए। ठीक है, खनिज हमको कहीं भी नहीं मिल जाएंगे, खनिज एक पर्टिकुलर जगह में ही मिलते हैं, आयरन हो गए, कॉपर हो गया, मैंगनीज हो गया। ठीक है, तो इनके संसाधन जहाँ पे उपलब्ध है हमको वहीं से मिलेंगे। ओके, तो इसीलिए इनको कहा जाता है लोकलाइज्ड, राइट। अब जो आपके इस प्रकार के रिसोर्सेस हैं, या ये जो रिसोर्सेस की अवेलेबिलिटी होती है, यानी ये कहाँ पाए जाते हैं, कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, ये डिपेंड करता है भौतिक अवस्था पे, फिजिकल फैक्टर्स। ठीक है, अभी फिजिकल फैक्टर्स क्या होता है, अब देखिए ये जो संसाधन है, ये जो खनिज हो गए, या कोल पेट्रोलियम हो गया, या फिर आपका यूरेनियम हो गया, या आपका आयरन ओर हो गया, मैंगनीज हो गया, या कुछ भी ऐसे संसाधन हुए, ये सब तरफ एक मात्रा में नहीं मिलते हैं, कहीं है तो कहीं नहीं है, कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा जो भौगोलिक वातावरण है, हमारा जो जोग्राफिकल कंडीशंस है, वो सब तरफ एक बराबर नहीं है, सब तरफ इसकी जो स्थितियां हैं वो अलग अलग पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसके तीन मेन मुख्य कारण जो है वो गिनाए जाते हैं कि क्यों जो है डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेस का सब तरफ अनइवन है, अनइवन यानी बराबर नहीं है। तो इसके तीन कारण हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रीजन क्या है आपका, टेरेन, टेरेन यानी क्षेत्र। ठीक है, किस प्रकार का क्षेत्र है। फिर आपका क्लाइमेट, क्लाइमेट यानी मौसम, और फिर आपका आता है एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई। ठीक है, तो ये कुछ प्रकार की भौगोलिक स्थितियां हैं जिसकी वजह से हमारे रिसोर्स सब तरफ अलग अलग मात्रा में बटे हैं, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, तो आज हमारी क्लास यहीं तक, और आगे हम फिर कंटिन्यू करेंगे, और हम फिर से एक बार समराइज करते हैं कि आज हमने क्लास में क्या क्या पढ़ा। ओके, तो आज हमने देखा आपका नेचुरल रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन। तो इसमें पहला है आपका ऑन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़। ठीक है, इसमें हमने दो क्लासिफिकेशन और किए, एक्चुअल एंड द पोटेंशियल। तो एक्चुअल वो रिसोर्सेज हैं जिनकी क्वांटिटी हमको पता रहती है, और ये इसको अभी हम वर्तमान समय में यूज़ कर रहे हैं, इन द प्रेजेंट इट इज़ नोन। और पोटेंशियल वो रिसोर्सेज हैं जिनकी क्वांटिटी हमको पता नहीं है, और ये हो सकता है हम आगे भविष्य में यूज़ करें। ठीक है, जब हमारी लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी उसके बाद हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक्चुअल रिसोर्सेज के एग्जांपल हमने देखे, आपको 3 एग्जांपल मैंने दिए हैं, फिर मैंने आपको पोटेंशियल रिसोर्सेज के एग्जांपल दिए, राइट। फिर हमने देखा आपका सेकेंड लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज़ द ओरिजिन। उसमें हमने फिर क्लासीफाई किया इसको बायोटिक में और अबायोटिक में। एंड बायोटिक मीन्स लिविंग, दैट इज योर प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग, योर सॉइल्स, रॉक्स, मिनरल्स and etc things. Okay, whatever you can put here non-living things, right. Then third one is your on the basis of stock. Okay, यहाँ पे भी हमने दो क्लासिफिकेशन की, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल।
तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो बहुत जल्दी हम इस्तेमाल करते हैं और फिर हमको मिल जाते हैं दोबारा, ठीक। लेकिन फिर भी अगर हम इनको लापरवाही से इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे स्टॉक पे कुछ फर्क डाल सकते हैं, ओके। फिर हमने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज देखे, यानी वो रिसोर्सेज अगर एक बार ख़त्म हो गए तो उनके बनने में हज़ारों साल का वक्त लगता है, इसीलिए हमको इनको बचाना चाहिए। जैसे आपका हो गया कोल एंड पेट्रोलियम। और लास्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन हमने देखा डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इनका बिखराव किस प्रकार से है, इनको किस प्रकार से प्रकृति ने बांटा है। तो इसमें दो प्रकार हमने देखे, यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड। यूबिक्विटस माने जो कि हमको सब तरफ मिलता है, दैट इज योर एयर, ठीक। फिर हमने देखा लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड मतलब फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेसेस, ठीक है, जैसे कि आपके खनिज हो गए, ओके। फिर हमने देखा कि ये जो आपके रिसोर्सेस हैं ये सब जगहों में बराबर नहीं पाए जाते, क्योंकि ये डिपेंड करते हैं भौगोलिक स्थितियों पे, जैसे कि आपके क्षेत्र, जोग्राफिकल एरिया कैसा है, आपका मौसम कैसा है और आपका एल्टीट्यूड कैसा है, ओके। तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, प्लीज़ गिव मी ए लाइक। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन पुट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल डियर फ्यूचर, हियर आई कम।